Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the topic of classical period of India. Before starting, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट. आज के इस वीडियो में हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया की मुख्य विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्यों गुप्त एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री में भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है. इंडियन हिस्ट्री में गुप्त एम्पायर को क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है. चूँकि इस पीरियड में इंडियन सिविलाइजेशन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में अपने पीक पर था, जिसने हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन के फाउंडेशनल एलिमेंट्स को स्टैब्लिश्ड किया. इस कारण राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गुप्त पीरियड को भारत का स्वर्ण काल कहा. अब इसके मेन जो फीचर्स हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं जिनकी वजह से गुप्त पीरियड को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बर्थ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. नॉर्थ इंडिया में पाए जाने वाले नागर शैली के मंदिरों का जो निर्माण है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो गुप्त पीरियड से मानी जाती है. इससे पहले हमारे यहाँ पर किसी भी टाइप के जो टेम्पल्स हैं उनका कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है. तो फर्स्टली नागर स्टाइल में जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ टेम्पल्स का, वो गुप्त पीरियड से माना जाता है. हालांकि इस टाइम पीरियड में जो मंदिर बनाए गए वो बहुत ही साधारण से थे. उनमें जो फेमस जो टेम्पल है गुप्त टाइम पीरियड के, जो हमें एज एविडेंस के रूप में मिलते हैं, उनमें दशावतार टेम्पल जो कि झांसी में है, और नेक्स्ट है ईंटों से बना हुआ भीतरगांव कानपुर का मंदिर, जो गुप्त एम्पायर के टेम्पल कंस्ट्रक्शन के आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं. नेक्स्ट इज स्कल्पचर. सारनाथ और मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं अपनी स्पिरिचुअल सेरेनिटी, इट मीन्स आध्यात्मिक शांति के लिए विश्व प्रसिद्ध है. ट्रांसपेरेंट क्लोथ एंड रिफाइंड फेशियल एक्सप्रेशन इनकी प्रमुख विशेषता रही है. नाउ पेंटिंग्स. इस पीरियड में अजंता पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ. फ्रेस्को और टेम्परा टेक्निक से चित्रों को बनाया गया. इस टेक्निक में दीवारों पर गीले प्लास्टर से ही चित्र बनाकर रंगों को भर दिया जाता था. अजंता केव की पेंटिंग्स इस नॉलेज को प्रोवाइड करती है कि रंगों के निर्माण की कला इस एज में अपने चरम पर थी. नाउ नेक्स्ट इज लिटरेचर. गुप्त पीरियड में क्लासिकल संस्कृत जो है स्टेट लैंग्वेज बन गई थी. विशिष्ट वर्ग और विद्वानों में क्लासिकल संस्कृत को एज अ लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता था. अब अगर उस टाइम के हम जो फेमस जो विद्वान हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उसमें जो फर्स्ट नाम आता है वो आता है कालिदास का. कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो फेमस जो बुक्स हैं जो कि ग्लोबल मास्टरपीस के अंदर काउंट होती है, उनमें है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम एंड रघुवंशम. उसके अलावा रामायण और महाभारत को फाइनलाइज जो रूप दिया गया था, कंप्लीट जो किया गया था, वो इसी टाइम पीरियड में किया गया था. इसके अलावा पुराणों को भी इसी टाइम पर कंपोज किया गया, जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण प्रमुख है. इसी के साथ में इस एरा में स्मृति लिटरेचर भी लिखा गया, जिनमें नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कात्यायन स्मृति जो है इसी टाइम पीरियड की मानी जाती हैं. नेक्स्ट अगर हम अदर स्कॉलर्स और लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो उसमें जो फेमस लिटरेचर आते हैं उसमें है शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस एंड विष्णु शर्मा का पंचतंत्र. पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो इसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी. तो इस टाइप से हम देखते हैं कि लिटरेचर, स्पेशली जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जो है इस टाइम पर डेवलप्ड हुआ, और पीक पर उसको हम देखते हैं उसका जो कंपोजिशन है. नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. गुप्त पीरियड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में
गुप्त पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में कई सारे इन्वेंशन हुए और साइंटिफिकली जो थ्योरीज हैं उनको डेवलप किया गया। तो गुप्त काल के जो महान वैज्ञानिक हैं उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने साइन टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, इसी के साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ट्रिग्नोमेट्री, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई एंड यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम, इन सब के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो आर्यभट्ट के थ्रू प्रोवाइड की गई। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ज़ीरो, पाई, डेसिमल, ठीक है, इन सभी का जो इन्वेंशन हुआ, जो थ्योरीज जनरेट की गई फर्स्टली वो इंडिया से की गई। ठीक है, आर्यभट्ट फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है। इन्होंने ग्रहों की परिक्रमा से ही इक्वेशन को कैलकुलेट करने का सॉल्यूशन भी निकाला। आर्यभट्ट जो थे वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स का साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया और बताया कि जो ग्रहण होते हैं वो प्लैनेटरी मोशन के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो नाम आता है हमारा वो है वराहमिहिर का। ठीक है, नेक्स्ट वैज्ञानिकों में वराहमिहिर जो थे वो एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन और एक ग्रेट स्कॉलर थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक वराहमिहिर थे। इनका जो फेमस वर्क है, जो बुक्स इन्होंने लिखी है वो है व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट मेडिसिन के फील्ड में अगर हम देखें कि आयुर्वेद का जो डेवलपमेंट हुआ था, आयुर्वेदिक जो लिटरेचर है उसका जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो गुप्त पीरियड में हुआ, जिसमें जो मेन जो टेक्स्ट डेवलप किए गए वो चरक का चरक संहिता, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता और वाग्भट का अष्टांग हृदय। तो ये जो तीनों बुक्स हैं वो बेसिकली आयुर्वेद पर लिखी गई हैं। इसमें डिटेल उनका के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है और इसको हम साइंस ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं आयुर्वेदा को। सुश्रुत संहिता में हमें सबसे पहले सर्जरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मिलता है वो हमें सुश्रुत संहिता के अंदर मिलता है। नाउ मेटलर्जी, अगर हम गुप्त पीरियड की जो मेटलिक नॉलेज है उसके बारे में, मेटल टेक्नोलॉजी है, मेटलिक जो नॉलेज है उसके बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो मेटल टेक्नोलॉजी थी वो भी अपने पीक पर थी। इस समय में ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई गौतम बुद्ध की जो विशाल प्रतिमाएं हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े रूप में उन प्रतिमाओं को बनाया गया है ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ करके गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को। इसी प्रकार दिल्ली का जो आयरन पिलर है मेहरौली का, जो उस टाइम का बना हुआ है और इतने वर्षों में भी, मतलब अगर हम देखें तो अराउंड 1500 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक भी उसके ऊपर हमें किसी भी टाइप का कोई रस्टेड या जंग नहीं मिलता है। तो ये बताता है कि उस टाइम के जो इंडियन इंजीनियर्स थे, उनका जो साइंटिस्ट थे, उनकी मेटलर्जिकल जो नॉलेज थी, स्किल जो थी वो कितनी हाई थी, कितनी रिच थी। तो ये उस टाइम की मेटल टेक्नोलॉजी को प्रूव करता है। नेक्स्ट, रिलीजियस सिंथेसिस एंड भक्ति। इस टाइम पर अगर हम देखें तो जनरली जो अब हम देखें तो वैदिक जो रिचुअल्स थे उससे ध्यान हट करके जनरली जो एक भक्ति की जो धारा होती है वो इस टाइम पीरियड में बहने लगी थी। भक्ति की तरफ लोग धीरे धीरे मूव होने लगे थे, वैदिक रिचुअल्स के साथ में भक्ति की तरफ। तो स्पेशली अगर हम देखें तो हिंदूज़्म अगर धर्म की अगर हम बात करें तो विष्णु, शिव और शक्ति जो थे ये उस टाइम पर फेमस देवी देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनकी जो पूजा थी वो सबसे ज़्यादा की जाती थी। ठीक है, अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी टाइम पर इस्टेब्लिश्ड हुआ और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी हमारे पौराणिक जो पुराण लिखे गए, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ये सब अवतारवाद पर बेस्ड हैं। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, तो गुप्ताज जो किंग थे वो बेसिकली विष्णु के भक्त थे, इसीलिए वो परम भागवत इस टाइप की जो उपाधि है उन्होंने
ग्रहण करी थी। स्पेशली चंद्रगुप्त सेकंड को जो है हम परम भागवत की उपाधि के उसमें देखते हैं। उसके अलावा इस समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण किया था। तो क्योंकि गुप्त पीरियड के जितने भी किंग थे वो मोस्टली सभी विष्णु के भक्त थे, विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। लेकिन ये ब्राह्मण और हिंदू धर्म के अलावा ये नहीं है कि और धर्मों को वो रेस्पेक्ट नहीं करते थे। उस टाइम पर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म था वो भी एक्टिव थे, मतलब उनको भी सोसाइटी में इक्वली रेस्पेक्ट प्रोवाइड किया गया था और गुप्त किंग उनको भी फॉलो करते थे। ठीक है, तो फेमस जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इसी टाइम पर गुप्त पीरियड में ही इस्टेब्लिश की गई थी कुमारगुप्त फर्स्ट के थ्रू। तो ये बताता है कि उस टाइम पे बुद्धिज्म भी बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी लोग फॉलो करते थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य जो था नॉर्थ इंडिया में पूरा फैला हुआ था और ये एक बहुत ही स्टेबल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था। इनका जो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पावरफुल मोनार्की सिस्टम था। जो फेमस किंग थे उनमें समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं, और चंद्रगुप्त सेकंड जो कि विक्रमादित्य के नाम से फेमस है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। इन्होंने एक लंबे टाइम पीरियड तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो भी सम्राट थे, जो राजा थे, वो महाराजाधिराज जैसी जो टाइटल थे उनका यूज़ करते थे। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्टेट बहुत ही फाइनेंशियली और मिलिट्री के उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो काफ़ी रिच थी और हाई थी, लेकिन जो पोस्ट दी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो अब हेरिडेटरी में कन्वर्ट हो गई थी। मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकली इनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ही रिच थी, हाई थी और बहुत लार्ज आर्मी इनके पास में थी। तो युद्ध कला और जितने भी टूल्स एंड वेपन्स थे अगर उसकी हम बात करें तो उससे समृद्ध थी गुप्त आर्मी अपनी। नेक्स्ट, इकोनॉमी। किसी भी जो साम्राज्य होता है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो उसकी ग्रोथ को बताती है। ठीक है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो किस टाइप से वर्क करती है उसको वो प्रूव करती है। तो गुप्त साम्राज्य अगर हम आर्थिक उन्नति की बात करें तो अपने पीक पर था। इस टाइम पीरियड में गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ मिलता है वो हमें गोल्ड कॉइन्स का मिलता है और इन्हें इस टाइम पर दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो बेसिकली गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो इट मीन्स वो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ट्रेड भी होता था, व्यापार भी किया जाता था, जो स्पेशली रोम और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के साथ में किया जाता था, जो ये बताता है कि उस टाइम पर फाइनेंशियल कंडीशन जो थी गुप्त एम्पायर में वो काफ़ी हाई थी, रिच थी। ठीक है, वर्ल्ड में उनका एक पोजीशन उन्होंने अपना गेन कर रखा था। एग्रीकल्चर जो था वो उनकी इकोनॉमी का बैकबोन था। मोस्टली जो पॉपुलेशन थी, आम जनता जो थी, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। नाउ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में आकर के सोसाइटी में कुछ डीमेरिट्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है और थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्ण सिस्टम था हमारा वो बहुत अब ज़्यादा रिजिड हो गया था। जैसे हमने वैदिक पीरियड में देखते थे कि पहले जो वर्ण सिस्टम था वो आपके बर्थ पर बेस्ड था, बाद में लेटर वैदिक में अर्ली वैदिक पीरियड में वो आपके ऑक्यूपेशन या कर्म पर बेस्ड था। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम जो है वो बर्थ पर बेस्ड हो गया था। लेकिन गुप्तास पीरियड में आकर के जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। 4 वर्ण जो थे उसके अलावा सोसाइटी में कई सारी सब कास्ट जो थी वो भी डेवलप होने लगी थी और सोसाइटी में जो ब्राह्मण थे उनका जो पोजीशन था वो बढ़ गया था। ठीक है, समाज में ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो बढ़ गई थी। उनको जो लैंड दिया जाता था एज अ गिफ्ट के रूप में जो उन्हें लैंड दिया जाता था जिसको कि अग्रहार बोला जाता था। तो जो ये प्रूव करता है कि समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। वहीं दूसरी ओर महिलाओं की जो स्थिति वो काफ़ी डाउन हुई थी, उनकी वुमेन की जो स्टेटस है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उन्हें पॉलिटिकल असेंबलीज में नहीं जाने दिया जाता है, एजुकेशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, जो सती सिस्टम है इसका जो फर्स्ट एविडेंस है वो हमें गुप्त पीरियड में ही देखने को मिलता है 500 CE के उसमें। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी। ठीक है,
क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कई सारी सबकास्ट डेवलप हो गई थी, तो जो अस्पृश्यता थी समाज में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। और इसका जो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है वो चाइनीज़ जो ट्रैवलर है फाइयान, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि सोसाइटी में अस्पृश्यता, छुआछूत जो थी वो बहुत ज़्यादा विद्यमान थी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। आई होप क्लासिकल एज या फिर जो गोल्डन पीरियड है हमारा एंशिएंट इंडिया का, उसके जो मेन फीचर्स हैं वो आप सभी को क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि क्यों हम इस टाइम पीरियड को क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। सो अगेन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।